चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कैफ 5 वर्कशॉप फॉर द अपकमिंग स्प्रिंग 2025 अटेम्प्ट। सर हम आईफआरएस 16 लीजेस का ये देख रहे थे और कल के सेशन में हमने आईफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर की थी। लीज ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के कौन से चार की कंपोनेंट्स होते हैं, लेसी एक लीज ट्रांजेक्शन को किस तरह से अकाउंट फॉर, किस तरह से मेजर, किस तरह से प्रेजेंट और डिस्क्लोज करता है, और लेसोर एक लीज ट्रांजेक्शन को किस तरह से अकाउंट फॉर करता है, प्रेजेंट करता है, डिस्क्लोज करता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी आईफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में। आईफआरएस 16 में एक एरिया हमारे कल के सेशन में रहता था that pertains to the leases by a manufacturer dealer lessor, that pertains to the leases by a manufacturer dealer lessor। तो ये एरिया हम कवर कर लेते हैं और फिर हम आज का एजेंडा आईएफआरएस 9 और आईएस 21 स्टार्ट करेंगे। सर फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर, फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसोर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए आम हालात में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आम हालात में अगर कोई लीजिंग कंपनी है जिसका काम ही यह है कि वो लोगों को फाइनेंसिस प्रोवाइड करता है, लोगों को फंड्स लेंट आउट करता है। अगर एक लीजिंग कंपनी, अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को कोई एसेट लीज पे दे रहा है तो वो एसेट परचेज करके सामने वाले लेसी को रेंट पे दे देता है, सामने वाले लेसी को लीज पे दे देता है। यहाँ पर हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के परस्पेक्टिव से एक लीज रिसीवर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अंडरलाइंग एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, और जो भी अकॉर्डिंगली गेन और लॉस आता है वो हमारा पीएनएल में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में क्या होगा कि कोई भी एसेट का कोई मैन्युफैक्चरर होगा या किसी एसेट का कोई डीलर होगा जिसका प्राइमरी बिजनेस ये होगा कि वो अपने रेलेवेंट एसेट को, वो अपने स्पेसिफिक एसेट को सेल परचेस करके इनकम कमा रहा होता है। यानी आम हालात में अगर किसी एसेट का कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो एसेट को मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा होता है, आम हालात में कोई एसेट का डीलर या ट्रेडर है तो वो एसेट को बाय करके सेल कर रहा होता है, और अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का जो भी डिफरेंस है वो इसका सेलिंग प्रॉफिट कहलाया जा रहा होता है। अब व्हाट इफ कि अगर एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, एक एसेट का डीलर अपना एक एसेट लीज पे लोगों को सेल करना स्टार्ट करता है, अपना ही एसेट जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या जो वो परचेज करके सेल कर रहा है उसी एसेट को वो लीज पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। अब फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में मैन्युफैक्चरर के पास, डीलर के पास दो तरह की इनकम अराइज हो रही होगी। एक इनकम होगी सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि एसेट को बेचकर, और दूसरी इनकम होगी इंटरेस्ट इनकम ओवर द लीज टर्म, कि जो हमने ये एसेट थ्रू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट बेचा है तो इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कोई ना कोई इंटरेस्ट इनकम अराइज हो रही होगी। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में इस लीज ट्रांजैक्शन से दो तरह की इनकम अराइज होगी। एक तो सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा फाइनेंस लीज इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम ओवर द लीज टर्म। यहाँ पे चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है, किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, उसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं पहले एक जगह जॉट डाउन करता हूँ, फिर हम इससे पर्टेनिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह कवर करेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर अगर फाइनेंस लीज पे कोई एसेट सेल कर रहा है, अगर फाइनेंस लीज पे कोई एसेट सामने वाली लेसी को ट्रांसफर कर रहा है तो अपने क्या मोटी मोटी बातें हैं जो कि याद रखनी है। नंबर वन, सर एक मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करेगा, जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करेगा, इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्टली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे, इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्टली पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर देंगे। अगर आम हालात में कोई नॉर्मल लेसर हो तो हम नॉर्मल लेसर की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है उसे पीएनएल में एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि अपने लीज अकाउंटिंग की वर्किंग का पार्ट बना देते हैं, लीज रिसीवेबल में कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन आईएफआरएस 16 के पर्सपेक्टिव से अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करता है तो इस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को एज अ सेलिंग एक्सपेंस समझा जाएगा, एज अ सेलिंग कॉस्ट समझा जाएगा, और इसे स्ट्रेट पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के केस में आपको रेंटल का नंबर कैलकुलेट करके गिवन हो, आपका एग्जामिनर जो भी आपसे सिनेरियो बनाए उसमें आपको लीज रेंटल का अमाउंट गिवन दे, आपको लीज रेंटल का अमाउंट कैलकुलेट करके दे,
लेकिन अगर एग्जामिनर लीज रेंटल का अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं दे रहा और आपसे कह रहा है कि आप लीज रेंटल का अमाउंट खुद कैलकुलेट करें, तो याद रखिएगा कि लीज रेंटल कैलकुलेट करने के लिए, लीज रेंटल कैलकुलेट करने के लिए हम जो इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट विथ लेसी होगा, वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट विथ लेसी होगा। रेंटल्स की कैलकुलेशन पे मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा कि रेंटल्स की कैलकुलेशन के लिए जो मैं इंटरेस्ट रेट यूज करूंगा वो इंटरेस्ट रेट होगा जो लेसोर और लेसी के दरमियान एग्री हुआ होगा, वो इंटरेस्ट रेट होगा जो कि लेसोर और लेसी के दरमियान एग्री हुआ होगा। हो सकता है कि वो रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि वो रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम रेट हो। यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो जाता है आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15% चल रहा है, मैं आपको 15% के रेट पे ही एसेट लीज पे दे दूं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको इंड्यूस करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको घेरने के लिए, मार्केट में 15% चल रहा है लेकिन मैं अपना एसेट आपको 10% मार्कअप पे लीज पे दूं, आपको अपना एसेट 5% मार्कअप पे लीज पे दूं, अपना एसेट 3% मार्कअप पे लीज पे दूं। तो मेरे और आपके दरमियान, लेसर और लेसी के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट एग्री हुआ है, इस इंटरेस्ट रेट को यूज करते हुए हम लीज रेंटल का नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे। इस रेंटल इंटरेस्ट रेट को यूज करते हुए हम लीज रेंटल का नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट या लीज रिसीवल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट या लीज रिसीवल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट या लीज रिसीवल कैलकुलेट करने के लिए जो हम इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे दैट वुड बी हायर ऑफ, दैट वुड बी हायर ऑफ मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट, दैट वुड बी हायर ऑफ मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट। देखिए प्रैक्टिकली तो मार्केट रेट और इम्प्लिसिट रेट में से 99% केसेस में मार्केट रेट ही हायर आ रहा होगा, क्योंकि आप मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है जनरली अपने लेसी को मैक्सिमम उतने रेट पे ही कन्वेंस कर सकते हैं। लेकिन एक आईकेप के पास पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, एक दफा एक सवाल ऐसा आया है जिसमें हमने मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कस्टमर को एक एसेट सेल कर दी, क्योंकि प्रैक्टिकली कमर्शियली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब उसने सिनेरियो बना दिया तो बना दिया। तो रेंटल की कैलकुलेट करनी है, मैं वो रेट इस्तेमाल करूंगा जो मेरे और लेक्सी के दरमियान एग्री हुआ है। लेकिन जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं हायर ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट और इम्प्लिसिट रेट विच एवर इज हायर रेट इस्तेमाल कर रहा होगा। किस तरह से इसकी एप्लीकेशन होगी वो हमें थोड़ी देर में नजर आ जाएगी। देन हम अपने पास सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सर सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सेल हम रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लोअर पे हम एसेट, यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और एसेट की फेयर वैल्यू विच एवर लोअर पे हम अपनी सेल रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। और लास्ट चीज हमारे पास रिकॉर्ड होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट चीज हमारे पास रिकॉर्ड होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजनेबल वैल्यू। अगर हमारी फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन के अंदर कोई यूजीआरवी का कॉन्सेप्ट है तो सर यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे और अकॉर्डिंगली इन दोनों का डिफरेंशियल हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखें ये जो फाइनेंस लीज पर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर है ना, ये हमने अपनी क्लासरूम में भी कवर किया है, हम अभी भी इससे पर्टिनेंट कुछ एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन व्हाट इफ कि आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कभी किया नहीं है इसने लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर के साथ ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट देते हैं।
यानी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर का लफ्ज इस्तेमाल करें कि हम एक एसेट के मैन्युफैक्चरर, हम एक एसेट के डीलर हैं और हम एक एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं। तो इस केस में आपको कोई यूनिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप वही काम करोगे जो आप नॉर्मली एक ऑपरेटिंग लीज के केस में करते हो। अगर एक मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर या एक नॉर्मल लेसोर कोई एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो यहाँ पर कोई यूनिक अकाउंटिंग नहीं होगी, वही काम होगा जो आप नॉर्मल लेसोर के लिए करते थे। सर हम नॉर्मल लेसोर के लिए क्या करते थे कि हम अपना अंडरलाइंग एसेट डिरिकॉग्नाइज नहीं करते थे, हम अपना अंडरलाइंग एसेट डिरिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अंडरलाइंग एसेट को एसेट की यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते थे। अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की हो, अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की हो तो इसे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करके ओवर द लीज टाइम अमोर्टाइज करते थे। और ऑपरेटिंग लीज में जो भी हमारे रेंटल बनते थे उसको हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टाइम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर अनइवन रेंटल है, कुछ बोनस पीरियड है, कुछ विवर पीरियड है, तो हम अपने रेंटल्स का टोटल करेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टर्म रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या ये बात याद रहेगी हमें? सर फाइनेंस लीज पर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर में थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि फाइनेंस लीज पर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर की केस में जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो आपकी स्ट्रेट पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। लीज रेंटल कैलकुलेट करने के लिए हम वो इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करेंगे जो लेसी और लेसोर के दरमियान एग्री हुआ है, लेकिन लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लीज रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए हम वो इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करेंगे जो हायर हो, मार्केट इंटरेस्ट रेट या इम्प्लिसिट रेट होगा। सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे एज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। चलते कुछ सवालों की तरफ, तो ये चीजें आपको अप्लाई होती हुई नजर आएगी। अगर हम अपने IFRS 16 के ही वर्कशॉप के हैंडआउट पर आए तो हमारे पास एक सवाल आ रहा है वेलोसिटी मोटर्स लिमिटेड के नाम से। कहता है वेलोसिटी मोटर्स लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। Each unit of EV model Bolt is acquired from the manufacturer at a cost of 35 million and sold for 40 million. The estimated economic life of Bolt is 6 years. एक डीलर है हमारे पास वेलोसिटी मोटर्स लिमिटेड के नाम से और ये डीलर है लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल्ट मॉडल 35 मिलियन की मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और 40 मिलियन की सेल करता है और इस व्हीकल की एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल है। पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। रिक्वायरमेंट में क्या कहता है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव लीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ठीक है सर। Due to financial constraints, some prospective customers were unable to purchase Bolt on cash. Therefore, company entered into the following lease agreements during the year ended 31st December 2023. हमारे पास तीन तरह की लीज ट्रांजेक्शन दी हुई है। मैं तीनों को एक साथ ही रीड करूंगा, वन बाय वन एक एक को रीड करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में एक मेरे ख्याल है कि कॉमन लाइन लिखी इन्होंने कि फॉर ईच ऑफ द अबव लीज एग्रीमेंट कंपनी इनकर्ड direct cost of 1.2 million and the market interest rate is 14% per annum। कह रहे इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है 1.2 मिलियन की और 14% मार्केट इंटरेस्ट रेट। पहला अरेंजमेंट लीज विद अहमद ऑन 1 जनवरी 23। हमारा ईयर एंड क्या था सर? हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 23 था, यानी कि साल के पहले दिन। ऑन 1 जनवरी 2023 VML लीज Bolt VML lease Bolt to Ahmed for a non-cancelable period of 5 years. The rate of interest implicit in the lease is 12% per annum. The payment is made in 5 equal installments payable on 31st December each year. And the reserve value at the end of the 5 years is estimated as 6 million, which is guaranteed by the third party related to VML. क्या कह रहा है? साल के पहले दिन हमने अपना ये एसेट किसी लेसी अहमद को 5 साल की नॉन कैंसेबल लीज पे रेंट आउट किया, लीज पे दिया। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितना है? 12% और मार्केट रेट कितना है? 14%। यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पर आर्टिफिशियल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है। मार्केट इंटरेस्ट रेट 14% है, लेकिन हम कस्टमर को कितना दे रहे हैं? 12%। कह रहे पेमेंट जो है ना वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी और पेमेंट इन एरियर्स है।
5 साल के बाद 5 साल के बाद रेजरल वैल्यू है 6 मिलियन। जो कौन गारंटी कर रहा है? विच इज गारंटीड बाय अ थर्ड पार्टी रिलेटेड टू वीएमएल। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर गारंटीड रेजरल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गारंटीड रेजरल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर लेसोर का ही जानने वाला गारंटी कर रहा है तो ये हमारे लिए अनगारंटीड रेजरल वैल्यू कहलाई जाएगी। सर अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास वेलोसिटी मोटर्स लिमिटेड, और पहली लीज है हमारे पास लीज विथ अहमद। अब देखें 5 साल की नॉन कैंसिबल पीरियड पे ये एसेट दिया जा रहा है। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगे जो कि 31 दिसंबर पे पे किए जाएंगे। और 5 साल के बाद इसकी रिजर्व वैल्यू कितनी है? 6 मिलियन। कस्टमर के साथ रेट एग्री कितना हुआ है? 12%। तो पहले मुझे क्या करना है सर? पहले मुझे यहाँ पर रेंटल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले मुझे यहाँ पर रेंटल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सर रेंटल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। मैं जो कस्टमर को ऐसे लीज पे दे रहा हूँ ना, डे 1 पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? सर डे 1 पे इसकी फेयर वैल्यू है 40। और मैं कस्टमर से कह रहा हूँ कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 5 साल के आखिर तक मुझे रेंटल पे करना है। और 5 साल के बाद एसेट की रिजर्व वैल्यू कितनी होगी? 6 मिलियन। तो अब अगर हमें रेंटल का नंबर कैलकुलेट करना है तो हम रेंटल का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग द इंटरेस्ट रेट दैट इज implicit in the lease, that is implicit in the lease, that is 12%। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हमें इतना मालूम है कि एसिड की जो भी फेयर वैल्यू है ना, दैट इज 40। इससे पहले हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडल वैल्यू, क्योंकि रेजिडल वैल्यू तो हमें एसिड से रिकवर हो जाएगी ना, जब हमें एसिड वापस मिल जाएगा। रेजिडल वैल्यू के जो अलावा अमाउंट है वो हमें कस्टमर से रिकवर करना है। वो कितना होगा? 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% रेज टू द पावर माइनस रेज टू द पावर 5। कितना? 6 मिलियन की रेजर्व वैल्यू, 12% का इंटरेस्ट रेट 5 साल में डिस्काउंट करूं तो कितना आ रहा है? 3.4। यानी कि ये अमाउंट तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में हम एसेट की रेजर्व वैल्यू से रिकवर करेंगे। 40 माइनस 3.4 36.6। ये वो अमाउंट है जो हमें कस्टमर से 5 सालों में रिकवर करना है। ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से हमें 5 सालों में रिकवर करना है। तो अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अहमद। अब मैं अहमद से कहूंगा कि अहमद आपने मुझे 36.4 देना है रेंटल्स कीमत। तो रेंटल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आई। इस फॉर्मूला में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 36.6, रेंटल हमें डिटरमाइन करना है 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज टू द पावर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 12%। तो रेंटल्स का नंबर आपके पास आ जाएगा 10.15। अभी सिर्फ मेरे और अहमद के दरमियान रेंटल का नंबर कैलकुलेट हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे लीज या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए इन्हीं रेंटल्स की दोबारा से डिस्काउंटिंग की जाएगी यूजिंग द मार्केट इंटरेस्ट रेट। अगर इसकी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी होती टोटल 40 लेते हैं, फिर भी यही काम करता है क्योंकि वो अमाउंट वो गारंटी की रेजिडुअल वैल्यू की मद में पे करता है और रेजिडुअल वैल्यू के अलावा जो अमाउंट है वो रेंटल की मद में पे करता है। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज इक्वल्स टू 10.15 1 माइनस 1 प्लस मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है 14% रेज टू द पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 14%, 34.85। present value of UGRV 6 divided by 1 plus 14% raised to the power -5 1. 11.5 नहीं सर 3.12 3.12 -5 सर -5 हाँ डिवाइड में तो -5 नहीं होगा, सही डिवाइड में तो सिर्फ 5 होगा। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर भी आ गई। सर और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर हमें सेल का नंबर कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। सेल वुड बी लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट that is 34.85 और फेल वैल्यू इज 40। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी एसिड की कॉस्ट दैट इज 35 रिकवर तो रेजर्व वैल्यू भी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मिनिमम इतना गारंटी है कितना रिकवर होगा, रेजर्व वैल्यू तो आगे जाके रिकवर होगी ना, अभी बिके ना बिके आगे जाके। तो कॉस्ट है हमारे पास 35 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआर भी हमारे पास 3.12 31.88। ये हमने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हमें जनरल एंट्रीज करनी है। फिलहाल आई गेस कि अगर मैं वर्कशॉप में लॉजिक की तरफ जाऊंगा ना तो फिर वो वर्कशॉप नहीं रहेगी, वो रेगुलर क्लास बन जाएगी। तो टाइम कंसिडर करते हुए सॉरी मैं अभी लॉजिक्स पे बात नहीं कर सकता कि क्यों इसको लोअर पे रिकॉर्ड किया जाता है और क्यों ये ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है। अदरवाइज मैं फिर लॉजिक डिस्कस करूंगा तो फिर हम सिर्फ एक सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर तो हमने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। 1 जनवरी 23 में हमने कस्टमर को 5 साल की लीज पे एक एसेट दी और हमने कस्टमर का कहा कि हमसे एक एसेट खरीदो जिसकी वैल्यू 40 मिलियन है, हम तुम्हें 12% लीज पे दे देंगे, 12% इंटरेस्ट पे दे देंगे। मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा था 14%, हमने कस्टमर को एसेट 12% पे दे दिया। 5 साल के बाद एसेट की रेजर्व वैल्यू 6 मिलियन है, जो कि हमारी लेसोल की रिलेटेड पार्टी गारंटी कर रहा है, यानी कि एज गुड एज कि वो हमारे लिए अनगारंटेड रेजर्व वैल्यू। हमने कस्टमर को कहा कि 40 मिलियन के एसेट की फेयर वैल्यू है, 5 साल के बाद एसेट की रेजर्व वैल्यू 6 मिलियन होगी, जो हम आपसे रिकवर नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ 5 साल की वैल्यू के अगेंस्ट हमें पैसे देने हैं। तो वो कस्टमर के एग्रीड रेट पे कितना बन गया 36.6। हमने 36.6 को रखते हुए अपना कस्टमर के रेट पे रेंटल कैलकुलेट किया 10.15। ये कस्टमर के साथ बातें हो रही थी। अब हमारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसा लेसोर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है 37.97। हमें इन दोनों का टोटल लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट की, लेकिन अब की बार जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट की उसमें मैंने मार्केट इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया। मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी कैलकुलेट किया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी में मैंने मार्केट इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया। इन दोनों का टोटल मेरे पास लीज रिसीवेबल बन जाएगा। सेल्स मेरी रिकॉर्ड होगी लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट थी
34.85 और फेयर वैल्यू थी 40, तो इन दोनों का लोअर 34.85 पे हमारी सेल रिकॉर्ड होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी रिकॉर्ड होगी 35 की कॉस्ट थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी दैट इज 3.12, 31.88। अब बस हमें इसकी जनरल एंट्रीज बनानी है। जनरल एंट्रीज क्या होगी सर? 1 जनवरी 2023 पे हमारे पास लीज रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 37.97। हमारे पास सेल्स क्रेडिट हो जाएगी पीएनएल में दैट इज 34.85। हमारे पास से इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी दैट इज 35 और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स पीएनएल में डेबिट हो जाएगा 35 माइनस 3.12 31.88। देखिए ये एंट्री हमारी रिकंसाइल कर रही है। लीज रिसीवेबल डेबिट किया लीज पेमेंट और यूजीआरबी के टोटल से, सेल्स क्रेडिट किया 34.85 से, इन्वेंट्री क्रेडिट की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 35 से और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया 31.88 से। क्या ये रिकंसाइल कर रहा है? यस सर। इसके अलावा डे वन पे एक और एंट्री बनेगी, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट। सेलिंग एक्सपेंस कितना था हमारे पास? 1.2 और कैश क्रेडिट 1.2। और फिर ईयर एंड पे अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाए ही मैं यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देखो ईयर एंड पे मुझे रेंटल रिकवर होगा कैश। रेंटल कितना था? 10.15। 10.15। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा कितना? सर हमारे पास लीज रिसीवेबल था 37.97 इंटू मार्केट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपने ये सारे नंबर्स मार्केट इंटरेस्ट रेट से इस्तेमाल कैलकुलेट किया, तो इसकी जो अनवाइंडिंग होगी वो भी मार्केट इंटरेस्ट रेट से होगी 5.32 और इन दोनों के डिफरेंशियल से हमारा लीज रिसीवेबल कम हो जाएगा 4.83। अब यहाँ पे मुझे अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे तो 5 साल के बाद 14% पे अनवाइंड होकर 5 साल के बाद 14% पे अनवाइंड होकर आपका अमोटाइजेशन स्केड्यूल क्लोजिंग 6 की वैल्यू दिखा रहा होगा। चूंकि वो वैल्यू अनगारंटीड है तो होगा क्या कि 5 साल के बाद आपके पास एसेट वापस आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना एसेट डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। क्या ये समझ आता है भाई? सुफियान बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन यहाँ इजीली मैनेज हो सकता है, हम 1 साल की एंट्री बनानी। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में कहता है ऑन 1 मार्च 2023, साल के पहले दिन नहीं, 1 मार्च 2023 पे company leased Bolt to Bilal for a non-cancelable period of 4 years. The interest rate implicit in the lease is 16% per annum. Annual installments of 12 million are payable in advance. At the end of the lease term, Bilal has option to purchase Bolt for rupees 8 million. It is reasonably certain that Bilal will exercise this option. अब 1 मार्च 2023 पे हमने एक एसेट 4 साल की नॉन कैंसिलेबल पीरियड पे लीज पे दिया। कस्टमर के साथ जो रेट एग्री किया दैट इज 16%। कस्टमर के साथ जो रेट एग्री किया दैट इज, यानी कस्टमर को मार्केट से ज्यादा रेट ऑफर कर दिया और कस्टमर मान भी गया, तो वो हमारे लिए ये वाला रेट रेलेवेंट नहीं होगा, हम इसी रेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इंस्टॉलमेंट का नंबर हमें कैलकुलेट करके दिया है। एट द एंड ऑफ द लीज टाइम एसेट की वैल्यू कितनी है? 8 मिलियन और रीजनेबली सर्टेन है कि ये बिलाल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ तो मेरे ख्याल है कि सिंपल हो जाएगा चीजें। पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। सर रेंटल है 12, 16% का इंटरेस्ट, 4 साल की लीज।
12 1 minus 1 plus 16% raised to the power minus 4 whole divided by 16%. 33.5 advance. सॉरी एडवांस वाला केस है, सॉरी एडवांस का केस है। 38.95। 4 साल के बाद वो हमें 8 मिलियन पे करेगा। 8 divided by 1 plus 16% raised to the power 4। 4.4. 4.42। 42. कैलकुलेटर कैलकुलेटर सर यहाँ पर थोड़ी सी मैंने सवाल में एक एरर कर दिया, उसको मैं सही कर देता हूँ कि यहाँ पे जो बार्गेन परचेज ऑप्शन होना चाहिए ना, वो 1.9 मिलियन होना चाहिए। 1.9 मिलियन होना चाहिए, क्योंकि अगर 12 मिलियन के 16% के रेंटल पे वैल्यू 38.95 बन रही है, तो जो बार्गेन परचेज ऑप्शन की प्राइस बनेगी दैट वुड बी 1.9 मिलियन। और अगर आप 1.9 मिलियन को डिवाइड करेंगे 16% रेस टू द पावर 4, तो ये आएगा 1.05 और इन दोनों का टोटल आएगा 40, क्योंकि जो एसेट की फेयर वैल्यू है कस्टमर से हम वही मैक्सिमम रिकवर कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई। इसके बाद हमारे पास सेल रिकॉर्ड होगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होगा। सर सेल्स होगी हमारे पास लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट दैट इज 40 और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज 40, तो इन दोनों का लोअर 40 बनेगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास स्ट्रेट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा 35, क्योंकि यहाँ पे कोई यूजीआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। चीजों को अगर हम रिकॉर्ड करें, लीज पेमेंट में सिर्फ एक चीज शामिल नहीं होगी, यूजीआरवी, बाकी सब शामिल है। लीज पेमेंट में सिर्फ एक चीज शामिल नहीं होगी, अनगारंटीड एसेट वैल्यू, वो लीज रिसीवेबल का पार्ट बनती है। सर जनरल एंट्रीज बनाए यहाँ पर, यहाँ पे जो हमारा लीज स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 23 पे। 1 मार्च 23 पे, तो 1 मार्च 23 में हमारे पास लीज रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 40 से, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 40 से, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा 35 और इन्वेंट्री क्रेडिट होगा 35। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट होगा 1.2 और कैश क्रेडिट होगा 1.2। और चूंकि रेंटल इन एडवांस का केस है, तो पहला रेंटल तो आपको पहले दिन मिल जाएगा, तो कैश डेबिट 12 मिलियन, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 12 मिलियन। चूंकि रेंटल इन एडवांस का केस है तो पहला रेंटल हमें डे 1 पे मिल गया। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2023 पे मैं अगेन शेड्यूल बनाए बगैर ही इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बना सकता हूँ। लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितना, सिर्फ 40 का लीज रिसीवेबल है, लेकिन पहला रेंटल तो एडवांस में मिल गया है, तो आपके पास ओपनिंग लीज रिसीवेबल आ रहा है 28 का 16% इंटू 10/12 3.73. 3.73 3.73।
क्या ये समझ आ रहा है? मैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास लीज विद हमजा ऑन 1 जुलाई 23। BML lease Bolt to Hamza for a non-cancelable period of 2 years. Quarterly installments of 4 million are payable in arrears. Company expect to sell this unit at the end of 3 years at an estimated residual value of 13 million. अब देखिए, लीज टर्म सॉरी यूजफुल लाइफ 6 साल है। हमने एसेट कितने अर्से के लिए लीज पे दिया? 2 साल के लिए। इसका मतलब है कि लीज टर्म एसेट की यूजफुल लाइफ का मेजर, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट रिप्रेजेंट नहीं करती। 4 मिलियन की क्वार्टरली पेमेंट्स हैं और 2 साल में कितने क्वार्टर आता है? 4। तो 4 इंटू 8, 8 पेमेंट्स होंगी ना 2 सालों में। 4 इंटू 8 कितना? 32, 32। और हमारे एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 40। इसका मतलब है कि अगर 32 की तुम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो कहीं ग्रॉस वैल्यू में भी वो एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू में तो और कम हो जाएगा। से फिर यहाँ पे बार्गेन परचेस ऑप्शन का कोई बात नहीं है, यहाँ पे एसेट की ओनरशिप की ट्रांसफर की कोई बात नहीं है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नेचर की कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लीज डीलर लीज विद ऑपरेटिंग लीज का केस है। डीलर लीज विद ऑपरेटिंग लीज का केस है। अब डीलर लीज विद ऑपरेटिंग लीज के केस में आप सिंपली वही काम करेंगे जो आप एक नॉर्मल लेसोर के लिए करते हैं, यानी कि हमारा अंडरलाइंग एसेट डीरिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि हम डीलर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो हमारे लिए क्या थी? इन्वेंट्री। लेकिन मैं उस इन्वेंट्री को बेच नहीं रहा बल्कि रेंट पे दे रहा हूं। तो ये मेरे लिए IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। कैसे? सर IAS 16 में हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट इज अ टेंजिबल आइटम दैट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड रेंटल टू अदर्स। सर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी रेंटल टू अदर्स आ रहा होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग आती है, और अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि मूवेबल एसेट्स को अगर आप रेंट पे देते हैं तो ये आपके लिए IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपनी इन्वेंट्री को, यहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से निकालकर PP में ले जाना चाहिए। सर पर्सनल यूज भी PP में होता है। अब यहाँ पे देखें, लीज विद हमजा। सर सबसे पहले कब इसको लीज पे दिया है? 1 जुलाई पे। तो 1 जुलाई पे मैं अपना एक इन्वेंट्री का आइटम सामने वाले को ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूँ। जब मैं इन्वेंट्री का आइटम सामने वाले को ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन गया। तो एक रिक्लासिफिकेशन होगी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट 35 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 35 से। सर 35 क्यों, 40 क्यों नहीं? सर हमने तो यहाँ से कितने का परचेस किया है? 35 पे ना, तो हमारे पास तो इन्वेंट्री 35 पे आ रही है कॉस्ट से। फिर क्या है सर? 4 मिलियन की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से और इंस्टॉलमेंट से एरियर है। अच्छा यहाँ पे भी हमने 1.2 की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, तो इसे मैं एक्सपेंस आउट कर दूं? नहीं, क्योंकि यहाँ एसेट सेल नहीं हो रहा ना, तो कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पे एसेट हम 2 साल के लिए लीज रेंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास ITC आएगी वो एक तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस 1.2, कैश क्रेडिट 1.2। मतलब PP में कैपिटलाइज करते हैं या प्रीपेड एक्सपेंस कैपिटलाइज करते हैं, एक ही बात। मैं प्रीपेड एक्सपेंस इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये लीज टर्म पे अमोर्टाइज होगा, ये एसेट इकोनॉमिक लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा, यूजफुल लाइफ वगैरह पे डेप्रिशिएट होगा। इसके बाद क्या हुआ सर? 4 मिलियन के क्वार्टरली रेंटल्स हैं जो कि पेबल इन एरियर्स हैं। तो पहला रेंटल हमें मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2023 पे कैश डेबिट 4 मिलियन, रेंटल इनकम क्रेडिट 4 मिलियन। अगला इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगा 31 दिसंबर 23 पे
कैश डेबिट 4 मिलियन और रेंटल इनकम 4 मिलियन। 31 दिसंबर पे आपने अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है और आपने अपने प्रीपेड एक्सपेंस को अमोर्टाइज करना है। तो जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस था इसे मैं एक्सपेंस डेबिट करता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट करता हूं। कितने से? 1.2 मिलियन का प्रीपेड एक्सपेंडिचर था 2 साल की लीज टर्म पे। इस 2 साल में से 6 महीने गुजर गए तो 0.5/2 कर दूं या 6/24 कर दूं, बात एक ही है। 0.3। और लास्ट में काम करना है कि हमें अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब पहली लाइन में इन्होंने एसिड की यूजफुल लाइफ 6 साल बताई थी, एसिड की इकोनॉमिक लाइफ 6 साल बताई थी, एसिड की इकोनॉमिक लाइफ 6 साल बताई थी। यहां पे कह रहा है कि VML expect to sell this unit at the end of 3 years at an estimated asset value of 13 मिलियन। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 साल के बाद 13 मिलियन का बेच देगा। सर इसको डेप्रिशिएट 6 साल पे करना चाहिए, 3 साल पे करना चाहिए? इस एसेट को डेप्रिशिएट 6 साल पे करना चाहिए, 3 साल पे करना चाहिए? 6 साल इकोनॉमिक लाइफ है, हम 3 साल बाद इसको बेचने का इरादा रखते हैं। सर डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे होती है, तो मैं इसे 3 साल बाद अगर बेचने का इरादा रखता हूं तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 3 साल। तो मैं इसे 3 साल में डेप्रिशिएट करूंगा। 35 माइनस 13, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई। मेरे लिए यूजफुल लाइफ 3 साल और 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 3.67 3.67। ये हमारा जो तीसरा अरेंजमेंट था, दैट इज ऑपरेटिंग लीज बाय द डीलर लेसोर। कॉपी करें इससे, कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा। चलिए जी अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास प्लैटिनम मोटर्स लिमिटेड। इस सवाल में हमें लेसोर और लेसी दोनों के पर्सपेक्टिव से चीजें वर्कआउट करनी है। कहता है Platinum Motors Limited is a dealer of high performance industrial generator. Platinum Motors Limited is a dealer of high performance industrial generator. PML acquires each generator from a manufacturer at a cost of 65 million and sell it for 80 million on cash. The estimated economic life of the generator is 6 years. On 1st January 2023, Iron Limited leased a generator from PML on a 4-year lease term. The agreement includes the following terms and conditions. The first installment of 18 million was paid on 1st January 2023 and all subsequent installments will increase by 2.5 million each year payable on 1st January. यहाँ पर इंस्टॉलमेंट इन एडवांस का केस है और इंस्टॉलमेंट इन एडवांस भी अनइवन है। पहला इंस्टॉलमेंट 18 मिलियन का होगा, बाकी सारे इंस्टॉलमेंट 2.5 मिलियन से बढ़ते जाएंगे। IL that is lessee, IL lessee है। IL incurred initial direct cost of 5 million out of which PML reimbursed 2 million। लेसी ने 5 मिलियन की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की, जिसमें से 2 मिलियन पीएमएल ने रिम्बर्स कर दी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लेसी की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ 3 मिलियन है और 2 मिलियन लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। 2 मिलियन लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। क्या कह रहा हूं मैं? लेसी की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5 माइनस 2 3 मिलियन है और 2 मिलियन पीएमएल ने इनकर की है ना, ये प्लैटिनम मोटर लिमिटेड ने, तो ये 2 मिलियन लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो रिम्बर्स की बात कर रहा है, ये लेसी को दे रहा है। हाँ, लेसर 2 मिलियन। PML estimate the reserve value of the generator at the end of the lease term to be 6 million. However, IL has guaranteed an additional amount of 4 million at the end of the lease term. देखो, PML को लगता है कि एसेट की रेजिड वैल्यू कितनी है लीज टर्म के बाद? 6 मिलियन। लेकिन IL जो है वो गारंटी कर रहा है एक एडिशनल अमाउंट।
ऑफ 4 मिलियन, यानी कि ये कितनी अमाउंट गारंटी कर रहा है? 10 मिलियन गारंटी कर रहा है। 6 मिलियन की रेजर्व वैल्यू और वो 10 मिलियन गारंटी कर रहा है इन एडिशन टू द 6 मिलियन। The market rate for the similar transaction is 14% per annum. As an incentive to IL for entering into the lease, PML has incorporated an implicit rate of 9%, which is known to IL. कह रहा मार्केट इंटरेस्ट रेट 14% है, मार्केट इंटरेस्ट रेट 14% है, लेकिन हमने इस लीज में 9% का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट किया है, जो कि आईएल को पता है। IL is also obligated to incur decommissioning cost of 10 million at the end of the lease term. अच्छा, इसने एसिड इंस्टॉल किया है तो इसको जो भी लीज टर्म है 4 साल की, इसके बाद इसे डिकमीशन करना पड़ेगा, जिसमें 10 मिलियन का खर्चा होगा। एंड द डिस्काउंट रेट ऑफ 11% पर एनम में बी यूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। क्या करेंगे इस 11% का? इन्होंने मार्केट रेट भी दिया है, इम्प्लिसिट रेट भी दिया है, और ये भी दिया है। सर ये हम इसकी डिस्काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें। अब रिक्वायरमेंट में कहता है in accordance with IFRS, prepared journal entries in the books of PML for the year ended 31st December 2023। हमें लेसोर का ईयर एंड दिया गया 31st दिसंबर 2023, जिसकी हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। और एक और पार्ट है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम IL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 23। हमें लेसी के बैलेंस शीट और पीनल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, लेकिन लेसी का ईयर एंड अलग है, वो 30 सितंबर 2023, वो 30 सितंबर 2023 है। जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लीज का लास्ट सवाल, हमने इतने सारे सवाल किए हैं, जरा खुद से देखें कि हम खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं इसे। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। इस सवाल में हमें लेसोर के पर्सपेक्टिव से जनरल एंट्रीज, लेसी के पर्सपेक्टिव से पीनल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। हमें यहाँ पे इन्होंने मार्केट इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, लीज रेंटल्स वगैरह के नंबर्स कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। तो पहले हम इसे लेसोर के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं, प्लैटिनम मोटर्स लिमिटेड। सर लेसोर के पर्सपेक्टिव से एक हमें लीज रिसीवेबल कैलकुलेट करना है, सॉरी लीज रिसीवेबल नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी? सर 4 साल की लीज टर्म है, जो कि 1 जनवरी 1823 पे स्टार्ट हो रही है। 18 मिलियन का रेंटल है, और रेंटल हर साल 2 मिलियन से बढ़ता जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो रेंटल्स हैं, वो हमारे पास पहला रेंटल 18, दूसरा रेंटल 20.5, तीसरा रेंटल 23, फिर 25.5, बस। और 4 साल बाद 6 मिलियन की एक्सपेक्टेड एसेट वैल्यू है, लेकिन लेसी 4 मिलियन एडिशनल गारंटी कर रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर GRV कितना है? 10। अब हमें इन सब की डिस्काउंटिंग करनी है, हमें इन सब की डिस्काउंटिंग करनी है यूजिंग द रेट, मार्केट रेट, दैट इज 14%। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हमने, कितनी आ रही है? 76.81। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गया। फिर हमारे पास एक सेल का नंबर कैलकुलेट होगा, दैट इज लोअर ऑफ present value of lease payments 76.81 और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज 80। तो इन दोनों का लोअर आ जाएगा 76.81। इस सवाल में कोई यूजीआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल सिंपली हमारा यही रहेगा, जो हमारी एसेट की इन्वेंट्री की एक्चुअल कॉस्ट है, दैट इज 65 मीटर। तो ये बड़ी आसानी से हमारे पास लेसोर के सारे नंबर्स कैलकुलेट हो गए।
अब बस हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। लेसोर के केस में लीज का साइकिल और ईयर एंड साथ साथ चल रहा है, लीज का साइकिल और ईयर एंड साथ साथ चल रहा है। तो अगर हम जनरल एंट्रीज बनाएं, सबसे पहले 1 जनवरी 2023 पे लीज रिसीवेबल डेबिट 76.81 और सेल्स क्रेडिट 76.81। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 65, इन्वेंट्री क्रेडिट 65। तीसरी एंट्री सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट कितना 2 मिलियन, क्योंकि लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी 2 मिलियन और कैश 2 मिलियन। चूंकि रेंटल इन एडवांस का केस है तो कैश डेबिट 18 और लीज रिसीवेबल क्रेडिट 18। और फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर 23 पे हमारा इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा, तो लीज रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितने से 76.81 का लीज रिसीवेबल था, जिसमें से हमने 18 का एडवांस रेंटल माइनस कर दिया और हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट है 14%। 8.23, 8.23। ये हमारे पास बहुत सिंपल सी लेसोर अकाउंटिंग परफॉर्म हो गई। ये हमारे पास सवाल का आधा लेसोर अकाउंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया जी। देखो आम हालात में लेसोर की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो लीज रिसीवेबल में ही रिकवर होती है, वो अलग से एक्सपेंस आउट नहीं होती। लेकिन मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसोर के केस में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अब कहता है लेसी ने 5 मिलियन की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की, जिसमें से 2 मिलियन लेसोर ने रिवर्स कर दी। तो यानी कि लेसी की जेब से नेट 3 मिलियन की और लेसोर की जेब से 2 मिलियन किया, तो ये 2 मिलियन लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी जो हमने पीएनएल में एक्सपेंस आउट की। देन लेसी हमारे पास आयरन लिमिटेड, अब आयरन लिमिटेड के लिए हमें लीज लायबिलिटी का नंबर कैलकुलेट करना है। कितना सर अगेन 18 मिलियन के रेंट लेसी के लिए पेमेंट्स तो यही रहेगी, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और एक और चीज चेंज होगी जीआरबी का अमाउंट, क्योंकि लेसी गारंटीड रेजर्व वैल्यू से ओवर एंड अबव कितनी पे करेगा 4 मिलियन, तो यहाँ पे 4 मिलियन आ जाएगा। और यहाँ जो डिस्काउंटिंग होगी वो इम्प्लिसिट रेट दैट इज 9%। 9% ही है ना, यस सर 9% से होगा। तो अगर हम 9% से इन सब की डिस्काउंटिंग करें 60.69, 60.69 हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर आ गया। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होगा राइट टू यूज एसेट। राइट टू यूज एसेट में 3-4 चीजें आएंगी। एक तो हमारा लीज लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा दैट इज 60.69। एक हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। और एक हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट आएगी। सर 4 साल बाद हमें इसे 10 मिलियन पे डीकमीशन करना है, 11% का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो 10 ये डिफरेंट है 78.69, 78.69। decommissioning cost is 10 divided by 1 plus 11% raised to the power कितना
4 या 6? लीज टर्म 4 साल है, इकोनॉमिक लाइफ 6 साल है, तो डीकमीशनिंग कॉस्ट कितने साल की लें? देखो ये तो यहाँ पे सर्टेन है कि एसेट इसी का होगा, वो 4 साल के बाद रेजर्वेबल से ज्यादा पे करने की गारंटी ले रहा है, तो इसका मतलब है एसेट यही रखेगा। लेकिन फिर इन्होंने ना यहाँ पे एक बात लिख दी है कि आईएल इज ऑब्लिगेटेड टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, यानी कि वो लीज टर्म पे इसको डीकमीशन कर रहा है, तो इस वजह से 4 साल। अगर ये बात नहीं होती ना तो फिर तो मैं इसको पूरा इस्तेमाल करके डिसमेंटल करता ना, तो फिर मैं इसकी इकोनॉमिक लाइफ या लेसी के परस्पेक्टिव से यूजफुल लाइफ देखता। 6.8 या 5? 6.5। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 88.27। ये हमने रिकॉर्ड किया होगा 1 जनवरी 2023 पे। अब हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, और हमारा ईयर एंड ना 30 सितंबर 2023 है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 88.27 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9/12, 16.55। चार साल बाद डिसमेंटल कर रहा हूँ तो यानी 4 साल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 71.72। अच्छा, हमें बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, तो राइट टू एसेट का नंबर तो आपके पास बैलेंस शीट पे आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, लेकिन लीज लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए हमें अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, या शेड्यूल के बगैर ही मैनेज कर लें? नहीं होगा। हमारे पास पीरियड एंड, ओपनिंग लायबिलिटी, रेंटल, ओपनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट और क्लोजिंग लायबिलिटी। अब लीज स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2023 में, पहला रेंटल पे किया जाएगा 31 दिसंबर पे, लेकिन हमारा ईयर एंड आ गया उससे पहले 30 सितंबर 2023। ओपनिंग लायबिलिटी है 78.69, पहला रेंटल है 18, ओपनिंग लायबिलिटी आफ्टर रेंटल 60.69, 60.69 का 9% इंटू 9 मंथ्स 4.09। क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी 7.8 या 7.9। फिर इसके बाद लीज का साइकिल चलेगा 31 दिसंबर 23, 64.78 नो रेंटल, 64.78 और 3 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट होगा ना, वो इस पे नहीं कैलकुलेट होगा, वो इसी पे कैलकुलेट होगा, वो इसी पे कैलकुलेट होगा। 1.337 कितना क्लोजिंग? 66.16। फिर इसके बाद हमारा अगला ईयर एंड आएगा 30 सितंबर 24, 66.16, जिससे हम माइनस करेंगे 18 प्लस 2.5 20.5, तो हमारा ओपनिंग लायबिलिटी आफ्टर दिस रेंटल रह जाएगा 45.66। इस पे अगेन 9% से इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ्स का 3.08। क्लोजिंग
48.7 74 पूरा ही बना लें, काफी इतना। बात है बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स पे। देखें बैलेंस शीट पे हमारे पास एसेट्स, और एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स, और लायबिलिटीज पे नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, और दूसरी तरफ पीएनएल। पीएनएल में दो आसान आसान सी चीजें आएंगी, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 16.67, 16.55। इंटरेस्ट एक्सपेंस में एक तो 9 महीने का इंटरेस्ट है 4.09, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, डीकमीशनिंग का भी इंटरेस्ट है। वो कितना? सर डीकमीशनिंग आपने रिकॉर्ड किया था 6.59 11% पे, तो 6.59 इंटू 11% इंटू 9/12। टोटल बता दो मुझे। 4.63। इसी तरीके से बैलेंस शीट पे एसेट्स में आ जाएगा राइट टू यूज एसेट, जो हमने ईयर एंड पे कैलकुलेट कर रखा है 71.72। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक आएगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड किया था 6.59 का, माइनस नहीं प्लस ये वाला जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था इसका कितना है, ये सब 0.54, तो 7.13। तो यहां पर हमें लीज लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करना है। कैसे करेंगे? देखिए हम पहले साल के आखिर में हमारे पास ये लायबिलिटी है, अगले 12 महीनों में आपने ये वाला रेंटल पे करना है। इस रेंटल में ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट पे होगा। इन दोनों इंटरेस्ट में से ये वाला इंटरेस्ट अभी एक्रू नहीं हुआ, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट इसमें एक्रू हुआ है। तो मैं अगले 12 महीनों की अमाउंट में से अनएक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर दूं, तो 20.5 माइनस 1.37 कितना? 19.13। और नॉन करंट पोर्शन कितना होगा? सिर्फ पहले साल के आखिर में टोटल लायबिलिटी है 64.78 माइनस करंट लायबिलिटी 19.13, 45.65, और ये हमारे पास यहां नजर आ रही है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। हमने लेसी के पर्सपेक्टिव से बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बना लिए। जल्दी से दोनों ही केसेस में, चाहे एरियर्स हो चाहे एडवांस हो, हम अनएक्यूरेट माइनस करते हैं। जनरली जब लीज का साइकिल और ईयर एंड साथ चल रहा होता है ना, तो फिर एडवांस की केस में अनएक्यूरेट कुछ होता ही नहीं है, तो हम कुछ माइनस नहीं करते, पूरा रेंटल दिखा देते। लेकिन जैसा कि इस सवाल में एडवांस भी है, लेकिन चूंकि लीज का साइकिल और ईयर एंड अलग अलग चल रहा है, तो अनएक्यूरेट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? सर लास्ट सवाल देखते हैं, और ये लास्ट सवाल ही ऐसा है जो मुझे लगता है कि इस तरह का ही वो सवाल आपसे इस दफा पूछेगा कि आपके साथ लीजेस और डेफर्ड टैक्स मिला जुला कर कहता है ऑन 1st January 23 Vertex Leasing Limited lease a production facility to Granite Limited. The detail of the agreement are as follow. The
Non-cancelable lease term is 6 years, during which annual installments of 75 million are payable by GL in arrears. The interest rate implicit in the lease is 14% per annum. VL incurred initial direct cost of 5 million for arranging the lease, and the estimated asset value of the facility at the end of the lease is 150 million, out of which 110 million has been guaranteed by GL. 1 जनवरी 23 पे वर्टेक्स लीजिंग लिमिटेड ने एक प्रोडक्शन फैसिलिटी ग्रेनाइट लिमिटेड को लीज पे दी। 6 साल के लीज टर्म में 75 के एनुअल रेंटल्स हैं और रेंटल इन एरियर है। 14% इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है। लेसोर ने 5 मिलियन की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की। 150 की रेजर्व वैल्यू है, जिसमें से लेसी कितनी गारंटी कर रहा है? 110। ये तो बहुत सीधा सीधा लेसोर का डेटा दिया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आगे कहता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि इन्होंने लीज की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी है, इज 420। एप्लीकेबल रेट इज 28%, and tax authorities treat each lease as an operating lease. Tax authorities treat each lease as an operating lease. Statement of profit and loss year end, statement of financial position year end, हमें extracts बनाने हैं। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। वर्टेक्स लीजिंग लिमिटेड सर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करना होगा। कितना? 6 साल 75 मिलियन और 14%। 75 1 minus 1 plus 14% raised to the power minus 6 whole divided by कितना? 291.6। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास रेंटल है जीआरवी। जीआरवी कितनी है सर? 150 की रेजर्व वैल्यू में से 110 गारंटी किया गया है, तो 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 14% रेज टू द पावर 6 50.11। ये हमारे पास लीज पेमेंट्स का टोटल आ जाएगा 341 ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई। ठीक है, अब आप यूजीआरवी भी लेंगे लीज रिसीवल कैलकुलेट करने के लिए। तो यूजीआरवी कितनी है? 150 माइनस 110 40 1 प्लस 14% रेज टू द पावर 6 18.22। ये हमारे पास लीज रिसीवल आ जाएगा 359.92। सर हमारे पास लीज रिसीवल आ गया। इसके बाद क्या अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा? तो आपकी पहली एंट्री में एडजस्ट हो जाता है ना। हमारा ईयर एंड ओपनिंग रिसीवल इंटरेस्ट
14% रेंटल और क्लोजिंग रिसीवर। ईयर एंड हमारा 7 चल रहा है, 31 दिसंबर 23। ओपनिंग रिसीवेबल है 359.92। इस पे 14% से इंटरेस्ट 50.38 और रेंटल है हमारे पास 75। क्लोजिंग आ जाएगा 335.3। फिर इसी तरह अगले ईयर एंड पे 335.3 पे 14% से इंटरेस्ट 9 4 75 का रेंटल माइनस होगा और क्लोजिंग 307.24। बस पूरा बनाने की जरूरत नहीं, इससे काम चल जाएगा। देखिए लीज के नंबर तो आपके पास बहुत आसानी से कैलकुलेट होगा कि लीज रिसीवेबल आ गया, लीज इंटरेस्ट इनकम आ गया, लीज रिसीवेबल का क्लोजिंग आ गया, आप बैलेंस शीट पीनल मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पीबीटी हमारे पास 420 मिलियन, 28% का टैक्स रेट है और टैक्स अथॉरिटीज हर लीज को ऑपरेटिंग लीज मांगता है। सर यहां पर हमारे पास अगर हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें या अगर हम करंट टैक्स कैलकुलेट करें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए, तो हमारे पास पीबीटी दैट इज 420। इन्होंने कहा है कि ये जो 420 का पीबीटी है ना, इसमें सारी एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं, यानी कि हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट इनकम 50.38 और हम ऐड कर देंगे रेंटल्स कितना 75। तो ये हमारे पास सॉरी ऐड करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी नहीं, यस गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना एसेट की हमें कॉस्ट ही नहीं दी हुई। यहाँ पे हमें एसेट की कॉस्ट नहीं, अदरवाइज जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हुआ होता वो भी मैं अनडू कर दे, क्योंकि टैक्स के पर्सपेक्टिव से तो डिस्पोजल है ही नहीं। 4.62 तो करंट टैक्स आ जाएगा हमारे पास 124. सर करंट टैक्स तो आपका सिंपली आ गया 124.49। अच्छा यहाँ पे ना डेफर्ड टैक्स दो चीजों पे कैलकुलेट होगा, लेकिन इस सवाल में वो दोनों चीजें हैं नहीं। देखें, एक तो लीज रिसीवेबल जिसकी कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट है। जी जी बोले, वही कह रहा हूं कि यहाँ पे ना दो चीजें आएंगी, एक लीज रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, और दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी कैरिंग वैल्यू कुछ नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ टैक्स बेस होगी। लेकिन लीज रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है 335.3, 335.3 टैक्स बेस नहीं है। अगर टैक्स वालों की लीज ऑपरेटिंग लीज है, टैक्स वालों की लीज ऑपरेटिंग लीज है, तो टैक्स वालों के हिसाब से ऐसे डेप्रिशिएट होना चाहिए था। अब यहाँ पे ना इन्होंने ये करा है कि एसेट की कॉस्ट नहीं बताई, टैक्स की डेप्रिसिएशन के लिए मेथड नहीं बताया, रेट नहीं बताया। तो अगर हमारे पास डाटा होता, अगर हमारे पास डाटा होता तो इस टैक्सेबल इनकम की वर्किंग में मैं टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस करता और मैं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू जीरो लेता, क्योंकि अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन उसकी कोई ना कोई टैक्स बेस तो है ना, तो इसके ऊपर एक डिडक्टेबल डिफरेंस अराइज हो जाए। तो हम फिलहाल रिसीवेबल पे कैलकुलेट कर लेते तो हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट।
तो ये टैक्सेबल नेम डिफरेंस आएगा 335.3 और इसका 28%। 98। देखो टैक्स वाला हर लीज को ऑपरेटिंग लीज मानता है, यानी कि टैक्स वालों के लिए ये एसेट गया नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम की वर्किंग में टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे एसेट की वो डिटेल ही नहीं दी तो मैं माइनस कर नहीं पा रहा। और जब मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करता तो लीज रिसीवेबल अकाउंट्स में है, टैक्स में नहीं है, लेकिन एसेट अकाउंट्स में नहीं है लेकिन टैक्स में है, तो यहाँ पे एक डिडक्टेबल डिफरेंस आता है जिसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड। अब सारे नंबर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। हमें मांगा क्या है, पीएनएल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है 50.38, और भी पीबीटी में बहुत सारी चीजें होंगी, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मुझे पता था तो मैंने वो दिखा दिया। और पीबीटी कितना है 420, ये सवाल में दिया हुआ था। पीबीटी से माइनस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, जो कि करंट टैक्स 124.49 और डेफर्ड टैक्स, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है ना, तो इस पर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आया होगा 93.88। ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कितना रहा इन दोनों का टोटल 218 218.37। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 201.63। और इसके बाद अगर हम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट बनाएं, तो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट, एसेट में नॉन करंट एसेट, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। सॉरी, यहाँ पे आपके पास लायबिलिटीज नहीं आएंगी ना, एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आएगा, और लायबिलिटीज में आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज आएगी। एसेट में हमारे पास नॉन करंट और करंट दोनों में लीज रिसीवेबल आ रहा होगा, और नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आएगी। ये बात याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट में ही आता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नंबर तो आपके पास सिंपली अवेलेबल है 93.88। 93.88 लीज रिसीवेबल को करंट नॉन करंट में बफेगेट करूं, मैं पहले साल के आखिर में हूं, अगले 12 महीनों में ये पे करना है, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट होगा जो अभी एक्रू ही नहीं हुआ, सॉरी रिसीव करना है, अगले 12 महीनों में ये रिसीव करना है, जिसमें ये इंटरेस्ट होगा एक्रू, क्योंकि अभी एक्रू नहीं हुआ। तो करंट आ जाएगा 75 माइनस 46.94, 28.06, और नॉन करंट आ जाएगा टोटल इज रिसीवेबल दैट इज 335.3 माइनस 28.06, 307.2। तो ये हमारे बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ तक हमारे पास आईएफआरएस 16 लीजेस कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें, इससे कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, तो फिर हम अपने अगले स्टैंडर्ड पे आते हैं। हाँ, इसलिए सवाल में हमें पता नहीं चल सकता क्योंकि हमारे पास एसिड की इकोनॉमिक लाइफ भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एसिड की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वी कंसिडर कि चूंकि वो रेट वगैरह दे रहा है तो ये फाइनेंस लीज की ही बात कर रहा है, लेकिन इस सवाल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम। कॉपी कर लिया आप लोगों ने?